नमस्कार, मंडे मॉर्निंग पावर ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि हफ्ते की शुरुआत किस नोट पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हो रही है। तो गिफ्ट निफ्टी तो 19,100 के नीचे आ गया है। यहां पर 60-62 अंकों की कमजोरी। हालांकि डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स हैं, डबल डिजिट स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। 64-64 अंकों की स्ट्रेंथ दोनों ही जगह पर दिख रही है। एशियन मार्केट्स की हालत खस्ता है, 450 पॉइंट्स की कमजोरी वहां दिख रही है, बाकी मार्केट्स में नीचे हैं। और कमोडिटी मार्केट में मिला जुला सा ट्रेंड है। ब्रेंट ने स्ट्रेंथ गंवाई है और सोने चांदी में हरे निशान पे हो रहा है कारोबार। क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कहां रखनी है नजर, जान लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। दीप, मॉर्निंग, क्या एग्जैक्टली हुआ है इक्विटी कमोडिटी स्पेस में? बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होने वाला है। ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है क्योंकि मच अवेटेड जो फेड की पॉलिसी है वो आपके लिए आने वाली है। तो उससे पहले आप देख रहे हैं थोड़ा मूड माहौल ठीक है। हफ्ते की शुरुआत के लिए उतना खराब मूड आपको नहीं दिख रहा। हालांकि पिछले हफ्ते का एक्शन कुछ ज्यादा खास नहीं रहा है। फेड की पॉलिसी है, कोई भी रेट हाइक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। 98% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार पॉज होगा। बट इंपॉर्टेंट है इनकी कमेंट्री, इंपॉर्टेंट है क्या आगे अभी भी इन्हें लगता है कि रेट हाइक्स करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर के लिए क्या अनुमान निकल कर आता है। बट नॉनदलेस पॉलिसी तो है ही। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी आने वाली है। वहां पर भी कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, बट देखते हैं। तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी तो इस हफ्ते की मेन थीम रहने वाली है। इसके अलावा नए महीने की शुरुआत होगी, मंथ एंड, और फिर नया महीना शुरू होगा तो फिर काफी सारा और डेटा आने वाला है। यूएस से कई सारा अहम डेटा आएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है इनका जॉब्स डेटा। देखते हैं किस तरह का वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट आंकड़ा भी निकल कर आता है। एप्पल के नंबर्स आने वाले हैं, लास्ट ऑफ मेगा कैप आईटी कंपनीज, इसके नंबर्स आपको आते हुए दिखेंगे। अब तक जितनी भी बड़ी आईटी कंपनीज हैं सबने डिसअपॉइंट करा है, तो देखते हैं अगर एप्पल से कुछ पॉजिटिव सरप्राइज निकल कर आता है या नहीं। इसके अलावा यूरोप के महंगाई और जीडीपी के भी आंकड़े आने वाले हैं। तो डेटा हैवी वीक है, सेंट्रल बैंक पॉलिसी हैवी वीक है। देखते हैं इसके बीच बाजारों में कैसा एक्शन आपको बनते हुए दिखेगा। ऑफ कोर्स इजराइल हमास पर तो सबकी नजर अभी भी बनी ही हुई है। फ्राइडे की अगर आप बात करें तो जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो बहुत ही बढ़िया मूड में हम बंद होते हुए देखे थे। हमारे बाजारों में बढ़िया रिबाउंड था। अमेरिकी फ्यूचर्स आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। डाउ फ्यूचर्स आपका 100 अंक ऊपर था। उसके विपरीत आपने देखा डाउ 350 से ज्यादा 365 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। तो बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन आपने डाउ पर आते हुए देखा है जिस हिसाब से हमारे बाजार बंद हुए थे। थोड़ा अर्निंग्स का भी एक्शन था और थोड़ा जो मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ते हुए दिखा है इजराइल और हमास के बीच, उसका भी आपका रिएक्शन आते हुए दिखा। तो दोनों लिहाज से देखें तो फ्राइडे का सेशन अच्छा नहीं था, बट फिर भी मिला जुला था अमेरिकी बाजारों में एक्शन, क्योंकि डाउ तो फिसला था बट नैस्डैक आपका करीब 0.4% ऊपर बंद हुआ। अगेन ज्यादातर अर्निंग्स का ही रिएक्शन यहां पर आपको आते दिखा। S&P 500 पर रखिएगा नजर, क्योंकि ये भी अब करेक्शन टेरिटरी में आ गया है। फ्राइडे को 0.5% फिसला है और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि अब ऊंचाई से 10% ज्यादा आ चुका है नीचे। जब भी 10% से ज्यादा कोई भी इंडेक्स ऊंचाई से गिरता है तो माना जाता है कि वो करेक्शन जोन में आ गया है। नैस्डैक आपका ऑलरेडी 12% नीचे है, अब आपका S&P भी 10% नीचे आते हुए दिख रहा है। और पिछला हफ्ता अगर आप देखेंगे तो यूएस बाजारों के लिए अच्छा नहीं था। करीब 2% डाउ नीचे बंद हुआ है, 2.5% की गिरावट आपको S&P और नैस्डैक में दिखी है। लगातार तीसरा ऐसा हफ्ता है जहां पर नैस्डैक में आपको साप्ताहिक गिरावट दिखी। और जैसे मैं बोल रहा था, रिकॉर्ड ऊंचाई से कितना नीचे, डाउ भी अब करेक्शन जोन में आने की तैयारी में है। 9% से ज्यादा डाउ भी गिर चुका है, तो 1-2 दिन और अगर गिरावट आती है तो डाउ भी आपका करेक्शन जोन में आ जाएगा। S&P ऑलरेडी 10% नीचे है करेक्शन जोन में और नैस्डैक 12% रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसल चुका है। तो जो ये संकेत सेटअप दिख रहा है अमेरिकी बाजारों के लिए वो तो अच्छा नहीं है। यूरोप की बात करेंगे तो यहां पर भी आपको 1 से 1.5% की गिरावट दिखी, तो कुछ ज्यादा खास एक्शन यहां पर भी नहीं आते हुए दिखा है। जो भी पॉजिटिव सेंटिमेंट था जब हमारे बाजार फ्राइडे को बंद हो रहे थे, उसके विपरीत ही आपको मूवमेंट आते हुए दिखा है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल था। कच्चा तेल 3% ऊपर गया है। गाजा पर हमले बढ़ा दिए हैं इजराइल ने। लगातार ग्राउंड अटैक्स हो रहे हैं, लिमिटेड ग्राउंड अटैक्स किए जा रहे हैं बट रोज ग्राउंड अटैक्स किए जा रहे हैं। टोटल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, कोई भी एड मटेरियल अंदर नहीं जा पा रहा है। तो क्या स्थिति है गाजा में, वो एक्चुअली अब निकल कर ही नहीं आ रही है। बाकी अरब देश भी काफी सारा भाषण दिए जा रहे हैं। यूएन में इजराइल के खिलाफ वोट हुआ है, बट सिचुएशन इस समय गंभीर है, सिचुएशन इस समय अनप्रेडिक्टेबल है। और जो भी हम फ्राइडे को देख रहे थे वहां से अगर आप सिचुएशन देखेंगे इजराइल हमास की, तो वो सिचुएशन और खराब हुई है। तो फ्राइडे को तो करीब 3% हमने कच्चे तेल में उछाल देखा था, आज सुबह करीब 1% नीचे है। $89-90 के आसपास आपको कच्चा तेल दिखेगा। इसके अलावा साप्ताहिक आधार पर देखें तो वैसे पिछले हफ्ते गिरावट हुई है। 2% ब्रेंट फिसला है, करीब 2.5% WTI आपका गिरा है। बट सोने पर रखिएगा नजर, वापस $2,000 के पार है, 5.5 महीने की ऊंचाई पर आपको आते हुए दिख रहा है। लगातार तीसरे हफ्ते सोने में आपने बढ़त देखी है। तो सेफ हेवन
सेफ एंड एसेट बाइंग आपको वापस आती हुई दिख रही है। बेस मेटल्स में भी पिछले हफ्ते रिबाउंड हुआ है। एल्यूमिनियम, कॉपर करीब 3 हफ्ते के ऊंचाई पर आपको आते हुए दिखे हैं। तो थोड़ा कमोडिटी बाजार के संकेत खराब हैं। इजराइल हमास की तरफ से कोई भी अच्छी खबर नहीं है। अर्निंग्स का रिएक्शन तो आ ही रहा है, बट अमेरिकी बाजारों में एक डर का माहौल आपने आते हुए देखा है पिछले हफ्ते। अब देखते हैं इस हफ्ते इजराइल हमास के अलावा ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक की पॉलिसी पर सबकी नजर है। आज सुबह थोड़ा मूड माहौल बेहतर आपको जरूर दिख रहा है, बट एनीबडीज गेस यहां से बाजार कैसा बिहेव करेंगे। ऑलराइट, चलिए धन्यवाद दीप वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स हम जानना चाहेंगे कि ग्लोबल संकेत जिस प्रकार के दिख रहे हैं उसमें हमारे मार्केट में आज क्या रणनीति अपनानी है। इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, जिस तरह का दमदार प्रदर्शन शुक्रवार को देखा उसके बाद आज क्या एंटिसिपेटेड है गिवन द फैक्ट कि ग्लोबल संकेतों का बहुत सपोर्ट यहाँ पे नहीं है? जी हाँ, गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए संकेत ग्लोबल मार्केट से थोड़े से कमजोरी की तरफ है नेट और वैसे देखा जाए तो अमेरिकी बाजार कमजोर हैं, थोड़े से डाउ फ्यूचर्स सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल हमास के बीच में वीकेंड पर थोड़ा सा तनाव बढ़ता हुआ भी दिखा है। राहत की बात यही कि कच्चा तेल वही $88 के आसपास है। अब रहा सवाल भारतीय बाजारों का, तो हमारे यहाँ शुक्रवार को एक अच्छा सेशन देखने को मिला है। हालांकि एफआईज की तरफ से कोई खरीदारी के आंकड़े आते नजर नहीं आए, क्योंकि 1500 करोड़ की फिर से कैश मार्केट में उनकी तरफ से बिकवाली हुई है। अब एक एक्शन वीकेंड के रिजल्ट का रहेगा, जहां रिलायंस के नतीजे ठीक है, हालांकि ज्यादातर बैंक्स और एनबीएफसी के नतीजे कमजोरी की तरफ आते हुए दिखे, जो कुछ भी वीकेंड पर आए। इन सबके बीच में वापस से निफ्टी अपने सपोर्ट रेंज की तरफ आ सकता है, और अच्छा सपोर्ट जो अब निफ्टी को आज के लिए है वो है आपके लिए 18,825 से लेकर 18,925 की रेंज। ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 19,125, 19,250 वो रेंज है जहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 42,275, 42,475, ये 200 पॉइंट की रेंज आपके लिए आज मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगा, और ऊपरी स्तरों पर 43,000, 43,150 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो कमजोर शुरुआत होने के बाद थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि सीरीज की शुरुआत में शुक्रवार को थोड़ी सी तेजी की पोजीशंस बनी हुई है, तो हो सकता है थोड़ा सा और बाजार करेक्ट करके नीचे आने की कोशिश करें, और 18,925 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिलता है तो वो आपके लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट आज के लिए बन सकता है। और ऊपर में अगर 19,075, 125 पहला छोटी मोटी रिकॉर्ड की जगह वहां पर आप प्रॉफिट बुक करें। सो आई थिंक कम गैप के साथ शुरुआत होनी चाहिए, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ज्यादा गैप के साथ शुरुआत हो तो हल्की फुल्की खरीदारी करनी चाहिए। जी, वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां एक्शन देखने को मिलेगा। नतीजे बहुत सारे आए हैं, आने वाले हैं, इन सब का डिटेल्ड एनालिसिस होगा। अरमान आशीष कुशल हमारे साथ इस समय स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग जेंटलमैन, अरमान आपके साथ करेंगे शुरुआत। जरा बताइए ओवर द वीकेंड कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें रिलायंस की, तो जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 12% बढ़कर आई है। मार्जिन जो कि अनुमान 17.9% का था, 17.7% के आसपास आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में आपको लगभग 8.5% के आसपास का जो है उछाल आता हुआ दिखेगा। एनटीपीसी यहाँ पर भी जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 0.3% गिरकर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स देखें तो इंप्रूव हो गया है, जो कि अनुमान भी था। अनुमान 25.3% का था, जो मार्जिन्स आए हैं 25.8% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में भी लगभग 16.5% के आसपास की आपको ग्रोथ दिखेगी। M&M फाइनेंस यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कंपैरेटिवली कमजोर आते हुए दिखे हैं, अनुमान से बिलो आते हुए दिखे हैं। निम्स जो हैं वो 9.6% बढ़कर आए हैं। मुनाफे में लगभग 47.5% की आपको गिरावट दिखेगी, क्योंकि जो अगर आप देखें GNPA या फिर NNPA, GNPA कंपैरेटिवली बात करें तो वो अगर आप देखें थोड़े से घटकर आते हुए दिखे हैं। 4.35% से गिरकर 4.3% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। AU स्मॉल फाइनेंस NII लगभग 15% के आसपास जो है बढ़कर आई है। प्रॉफिट्स 16% के आसपास बढ़कर आए हैं। और निम्स की बात करें ये तो यहाँ पर निम्स के साथ साथ अगर आप देखें तो निम्स में थोड़ी सी आपको गिरावट आती हुई दिखी है QQ। और GNPA और NNPA दोनों की बात करें तो GNPA बढ़कर आते हुए दिखे हैं, 1.76% से बढ़कर 1.91% के आसपास आते हुए दिखे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। NII लगभग 32% बढ़कर आई है। मुनाफे की बात करें 35% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। GNPA थोड़े से गिर कर आए हैं, 2.17% से गिरकर 2.1% पर आते हुए दिखे हैं। महानगर गैस इनलाइन नतीजे हैं। आय लगभग 2.2% बढ़ी है। मार्जिन्स 34% से गिरकर 30.5% पर अनुमान भी था गिरने का, लगभग 31% के आसपास का अनुमान था।
ओबेरॉय रियल्टी जो अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 76.8% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 45.1% से इंप्रूव होकर 52.4% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान भी इंप्रूव का ही था, 48.8% का था। और अंत में BEL की बात करें तो यहाँ पर आय लगभग 1.2% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखें तो अच्छे खासे इंप्रूव होकर आए, जो कि अनुमान भी था। लगभग अगर आप देखें 22% का अनुमान था, पर इंप्रूव होकर लगभग 25% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी 33% का आपको उछाल दिखेगा। बड़े नंबर्स आते हुए दिखाई दिए। ऑफ कोर्स आज जब मार्केट खुलेंगे तो यहाँ रिएक्शन तो जरूर दिखेगा, लेकिन कुछ और बड़ी कंपनियां हैं जो अपने नंबर जारी करने वाली है। मिसाल के तौर पर UPL है, TVS मोटर्स है। तो चलिए प्रीव्यू दोनों के समझ लेते हैं। आशीष, आपके साथ करेंगे शुरुआत। UPL क्या एक्सपेक्टेड है? गुड मॉर्निंग। देखिए, नतीजे थोड़े से कमजोर साइड पर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल अगर आप देखें तो आय में करीब 15% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और इसके पीछे का कारण है कि अक्रॉस ज्योग्राफीज अगर आप देखें तो जो प्रदर्शन है कमजोर साइड पर ही देखने को मिला। लैटिन अमेरिका हो, इंडिया हो, यूरोप हो, हर जगह जो रेवेन्यू ग्रोथ है थोड़ी सी धीमी यहाँ पर देखने को मिली। और क्योंकि लागत खर्च भी बढ़ा है तो इसी के चलते अगर आप एडजस्टेड बेसिस पर जो कामकाजी मुनाफा ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको तकरीबन 31% की गिरावट देखने को मिलेगी। मार्जिन्स इसी लिहाज से जो पिछले साल 22% थे, इस बार घटकर करीब 17.8% के देखने को मिल सकते हैं। और मुनाफे के आंकड़े में भी अगर आप देखें तो 55% की गिरावट देखने को मिल सकती है। 362 करोड़ का जो आंकड़ा है वो बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। देखना होगा कि कर्ज में कटौती को लेकर या ग्लोबल डिमांड के ऊपर क्या कमेंट्री खास आती है मैनेजमेंट की तरफ से, इस पर सबकी नजर है। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से, नंबर के लिहाज से आप देखें तो नतीजे थोड़े से कमजोर आ रहे हैं। नंबर्स एंटिसिपेटेड है। कुशल, क्या लगता है TVS मोटर्स की गाड़ी आगे बढ़ेगी? गाड़ी आगे बढ़ेगी, दौड़ेगी, क्योंकि नंबर्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हुए दिखे हैं नया, आने की एक्सपेक्टेशंस है इनफैक्ट। और यहाँ पर रेवेन्यू फ्रंट पर तो करीबन 13.5% की ग्रोथ के साथ 8180 करोड़ हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ 4.5% का कंपनी ने दर्ज किया है। और साथ ही कंपनी की रियलाइजेशंस भी आप देखिए तो 8.5% बढ़कर लगभग 76,000 प्रति यूनिट होने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो इसी वजह से कंपनी का कामकाजी मुनाफा भी 22.5% बढ़कर 903 करोड़ पर रह सकता है। और साथ साथ कंपनी की मार्जिन्स 11% पर उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। 80 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ तो YOY बेसिस पर यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। जहाँ तक मुनाफे का सवाल है, 30% ग्रो करेगा बॉटम लाइन और करीबन 528 करोड़ ये आंकड़ा हमारा जो अनुमान है उस दर्ज पर आता हुआ नजर आ सकता है। ऑफ कोर्स यही देखना है कि आगे के लिए कंपनी की प्रोडक्ट पाइपलाइन कैसी है और साथ ही जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है इनका iQube, उसको लेकर आगे चलकर क्या आउटलुक है, कितना मार्केट शेयर ये गेन करेंगे, इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना है इनके नतीजों में। चलिए, तो UPL और TVS मोटर्स पर तो रहेगी नजर, लेकिन और भी बहुत सारे नंबर्स आने वाले हैं। सरमान, बैक टू यू। कौन कौन से नंबर्स एंटिसिपेटेड हैं, ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहां एक्शन है? बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें निफ्टी की अगर आप बात करें, निफ्टी में तो UPL के ही नतीजे हैं। F&O में आपको मैरिको, पेट्रोनेट, TVS मोटर्स, DLF, GMR एयरपोर्ट्स, उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। मैक्स स्टेट्स जो बात करें NSE और BSE, वहाँ पर लिस्ट होता हुआ दिखेगा। और अपडेटर सर्विसेज की अगर आप बात करें, 50% का IPO जो एंकर लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। IPO अपडेट्स पे सेलो वर्ल्ड आज से खुलेगा IPO, आज से 1 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 617 से 648 का है, जिसमें अगर आप इशू साइज अगर आप देखें 1900 करोड़ का, और पूरा का पूरा जो है OFS है। और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए 567 करोड़ जुटाए, जिसमें आपको कई सारे नाम दिखेंगे, ICICI प्रू, मोतीलाल ओसवाल, SBI लाइफ, गोल्डमैन सैक्स और कई सारे नाम हैं जहां पर आते हुए दिखे हैं। ब्लू जेट हेल्थ केयर, जिनका IPO जो है बंद होता हुआ दिखा है। फाइनल सब्सक्रिप्शन जो आया है कुल मिला के लगभग 8 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 2.2 टाइम्स, NII का लगभग 13.6 और QIB का अगर आप देखें तो 13.7 टाइम्स। खबरों पे आ जाएं तो गुजरात गैस कंपनी ने ₹2.3 SCM जो है उसमें इंडस्ट्रियल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की है। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर बोर्ड ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 13,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी देते हुए दिखे हैं। डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर अगर आप देखें फैसिलिटी में US FDA ने रूटीन CGMP जांच जो है वो पूरी की है। और अंत में अगर आप बात करें यहाँ पर बल डील्स में, जहाँ पे प्रिज्म जॉनसन है, वहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड ने कई सारी स्कीम्स के तहत लगभग 7.3 लाख शेयर्स जो है वो खरीदे। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब शो में शामिल हो चुके हैं। नीलेश जी, मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है। जरा बताइए आपकी नजर कहाँ है, बेस्ट पिक्स आज आपकी कहाँ से आएंगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। बिल्कुल, देखिए खरीदारी पे ही फोकस है और जो पहला स्टॉक हमारे डार पे आया है वो है FMCG स्पेस में से कोलगेट पामोलिव, कोलपाल। यहाँ पे लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। करेक्शन के बाद हमें फ्राइडे के सेशन में एक रिवर्सल देखने को मिला था, तो इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1160 के स्टॉप लॉस से 1210 और 1230 तक के टारगेट होंगे। तो कोलपाल पहली प्रीफर्ड बेट होगी।
वहीं दूसरा सेक्टर जो बजिंग था फ्राइडे के सेशन में वो था पीएसयू बैंकिंग स्पेस। तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। जी माफ करिएगा, मुझे एक क्लैरिटी चाहिए थी। आपने 1160 का स्टॉप लॉस बोला, 1230। कोलगेट 2080 के आसपास ट्रेड कर रहा था लास्ट। 2058 कोलपाल बिल्कुल शायद गलत लेवल्स मैंने बता दिए। तो कोलपाल 2060 के आसपास ट्रेड हो रहा था। 2040 का स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे एंड 2100 के टारगेट्स होंगे। तो कोलगेट यहाँ पे काफी अच्छा फॉर्मेशन बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो 2100 तक की अपसाइड यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से। तो यहाँ पर भी एक रिवर्सल हमें फॉर्म होता हुआ नजर आया था। 563 की क्लोजिंग थी यहाँ पे। 552 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 575 एंड 585 ये दो टारगेट्स होंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कोलपाल दोनों खरीदारी के लिए मेरी ओर से पिक्स होंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच नीलेश जी, वो दो ट्रेडिंग पिक्स देने के लिए। कोलपाल एसबीआई पर रखिएगा नजर। मोटी बाजार की रणनीति समझते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के मॉडरीज के अमित सजेजा शो में शामिल हो चुके हैं। अमित जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो कच्चे तेल पर व्यू दीजिए। शुक्रवार को बहुत दमदार क्लोजिंग हुई थी, 3% ऊपर, आज 1-1.25% है नीचे, क्या करना है? जी देखिए, मिक्स फंडामेंटल्स के चलते डेफिनेटली काफी उठा-पटक है, लेकिन एक चीज जाहिर है कि $80 के करीब WTI में बाइंग इमर्ज हो रही है। तो मैं डिप बाइंग की अपनी सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी सभी बरकरार है। टुवर्ड्स $83-82.5 के आसपास बाइंग की जा सकती है, यानी M6 पर जब 6950 के आसपास मिले तो वहां बाइंग कीजिए। अपसाइड में हालांकि अपसाइड भी जो होगा लिमिटेड होगा। 7150, 7200 के टारगेट लिए जा सकते हैं और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। ओके, स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? जी, यहाँ पर स्टॉप लॉस 6850 के नीचे स्टॉप इनफ होगा। ठीक है। और गोल्ड और सिल्वर क्या प्रेफरेबल है? गोल्ड अब 5.5-6 महीने की ऊंचाई पर है। जी जी डेफिनेटली। देखिए, मोर इम्पोर्टेंटली $90-95 जो पिछले हफ्ते हमने ऊंचाइयां देखी थी उसको क्रॉस करके आज $2000 के ऊपर चल रही है प्राइस स्पॉट गोल्ड में। मेरा मानना है ये एक्सटेंड हो सकती है तेजी, $2025 तक भी शॉर्ट टर्म बेसिस गोल्ड जा सकता है। मैं गोल्ड में बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 60,950 के आसपास। 60,750 का स्टॉप होगा और 61,400 का टारगेट होगा। धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किन किन कमोडिटीज में क्या क्या रणनीति अपनानी है। कच्चा तेल डिप्स पे खरीदें और सोने में स्ट्रेंथ दिख रही है, खरीदारी बनती है। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर आज कौन से स्टॉक्स पर है। अरमान के पास है पूरी डिटेल। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पर 3 रिपोर्ट्स हैं। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट के स्टैंड को और टारगेट रख रहे हैं 28-21 का। जेपी मॉर्गन की बात करें वो मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, पर टारगेट जो है वो घटा रहे हैं 30-40 से घटाकर 2810 का टारगेट कर रहे हैं। और जेफरीज की बात करें तो मेंटेन रख रहे हैं बाई को, टारगेट जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं 2975 से बढ़ाकर 3000 का टारगेट कर रहे हैं। मारुति सुजुकी यहाँ पर भी 3 रिपोर्ट्स हैं। जेपी मॉर्गन मेंटेन कर रहे हैं न्यूट्रल के स्टैंड को, टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 9200 से बढ़ाकर 10,255 का टारगेट कर रहे हैं। सिटी वो मेंटेन रख रहे हैं बाय को और टारगेट जो है वो भी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं 13,600 से बढ़ाकर 14,500 का टारगेट कर रहे हैं। और अंत में जेफरीज की बात करें तो वो मेंटेन रख रहे हैं बाय को, पर टारगेट जो है वो भी बढ़ा रहे हैं 12,000 से बढ़ाकर 12,300 का टारगेट कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।